हेलो 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 हेलो। अच्छा, अगर आप सबको याद हो तो हम सब ना ऑडिट का अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन पढ़ रहे थे, है ना। और दो चीज़ों के साथ हमने रिलेशन पढ़ लिया था शायद, या एक के साथ पढ़ा था, है ना। चलो पहले उस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले उसी को कंप्लीट करते हैं जो अपना चल रहा था। पहला रिलेशनशिप आपने पढ़ा था ऑडिट और किसका, ठीक है। अब आप किसका पढ़ने जा रहे हो, ऑडिट और लॉ का। ऑडिट और लॉ का देखो, अगर आप न्यू मॉड्यूल देखोगे, मतलब अपना आईसीआई का मॉड्यूल देखोगे, तो उसमें एक ही लाइन बता रखी है कि ऑडिट करने के लिए ऑडिटर के पास लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। पर एक बार इस पे जब ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन आया तो मटेरियल एक्स्ट्रा था उसमें, वो अब हम पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में, ऑडिट एंड लॉ इज वेरी क्लोज वन। बताओ, ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। कह रहे हम पढ़ रहे थे ऑडिट का रिश्ता अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, तो अकाउंट्स के साथ तो हमने पढ़ लिया था ऑडिट का रिश्ता। आज हम ऑडिट का रिश्ता पढ़ने जा रहे हैं किसके साथ, लॉ के साथ। आओ, कह रहे यार इन दोनों में जो रिश्ता है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज रिश्ता है। अब कितना क्लोज है ये मुझसे आप नहीं पूछेंगे, पर इनके बीच में एक बात कंफर्म है, बड़ा क्लोज रिश्ता है। ऑडिट के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट वेदर और नॉट दीज हैव बीन प्रॉपरली एंटर इनटू। और बताओ, इट नेसेसिटेट दैट एन ऑडिटर शुड हैव द गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ अफेक्टिंग द एंटिटी। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको ऑडिट करना है, अगर आपको क्या करना है, तो आपको ऑडिट करने के लिए लॉ की नॉलेज होनी। अब सवाल उठा कौन कौन से लॉ की, एक तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, एक्सेट्रा। और उसके अलावा आपको टैक्सेशन लॉ की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। और टैक्सेशन लॉ कौन से, डायरेक्ट टैक्स और दोनों की। तो अगर मैं आप, क्योंकि वो भी लॉ ही है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या है, लॉ ही है। तो देखो, अगर मैं कोई एक लाइन में खत्म करना हो तो आप सामने वाली गली में लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एंड लॉ। ऑडिट और लॉ में जो रिश्ता है उसमें हम पहली बात क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए, ऐसे ही लिखो, ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब सवाल उठा कौन कौन से लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अगला पॉइंट बनाओ, कौन कौन से लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो आंसर लिखो जरा, कौन कौन से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कह रहे ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। और कौन कौन से लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसमें से आपने सबसे पहले क्या सीखा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की होनी चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 की होनी चाहिए, उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या आपको समझ आ रहा है, ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए तो किस किस की होनी चाहिए। तो ऑडिट और लॉ का रिश्ता समझ आ गया, पक्का, बहुत क्लोज है, इतना क्लोज तुमने नहीं जाना। लेकिन इधर आओ, देखो जी, ये तो अब बाकी सारे तो यहीं से ही पढ़ सकते हैं। ऑडिट और इकोनॉमिक्स का भी आपस में क्या है, रिलेशन है,
ठीक है ना। तो ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में क्लाइंट का पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट याद होगा आपको, पेस्टल पढ़ा था हमने क्लास 12 में, बीएसटी में बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी कंपोनेंट आया था ना, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इधर ध्यान देंगे बच्चे, ये देखो हम ना एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए ना क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी होती है। ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए क्या करना होता है, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी होती है, जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लाइंट की बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए उसे क्या पता होना चाहिए, उस क्लाइंट पर कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, याद है, ये सब भी इम्पैक्ट करती थी बिजनेस में। तो ऑडिटर को यानी इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एक्सटर्नल फैक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी ऑडिटर का, ऑडिट का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिश्ता है, ऑडिटर का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिश्ता है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो यार इस केस में ऑडिटर को क्या होना चाहिए, ऑडिटर शुड बी फैमिलियर विद द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बोलो समझ आ गया आपको, यस और नो, है ना। अच्छा, ये तो यहीं से मार्क कर लो। अच्छा, उसके अलावा ऑडिटर का बिहेवियर साइंस के साथ भी रिश्ता है। देखो अगर आपको यहां पर एक लाइन लिखो, ऑडिटर को सामने वाले को परखना आना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर का आपने एक फीचर पढ़ा था टैक्टफुल, एबल टू डील विद डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन। ऑडिटर को बहुत तरह के लोग मिलेंगे, तो अगर ऑडिटर को बिहेवियर साइंस आती होगी तो वो अलग अलग तरह के लोगों को परख पाएगा। तो यानी इसके यहां पर आप लिखेंगे ऑडिटर को सामने वाले को परखना आना चाहिए, ऑडिटर को सामने वाले को परखना आना चाहिए, ठीक है ना। इट मीन्स उसे ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना आना चाहिए, इट मीन्स उसे ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना आना चाहिए। बोलो आपको 4 सब्जेक्ट के साथ ऑडिट का जो रिश्ता है वो समझ आ रहा है। पहला सब्जेक्ट अपना क्या हो गया, अकाउंट्स, वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हमने लॉ, कह रहे ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर कौन कौन से लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नेगोशिएबल की होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट की होनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्स लॉ की होनी चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ की होनी चाहिए, खत्म, है ना। फिर ऑडिट और इकोनॉमिक्स का जो रिश्ता है, प्लीज ऑडिट और इकोनॉमिक्स का जो रिश्ता है उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर बिहेवियर साइंस, मतलब ऑडिटर को सामने वाले को परखना आना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर अगला आ गया ऑडिट और स्टैटिस्टिकल और मैथ्स का क्या फर्क है। देखो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन चेक करनी होती है, ठीक है ना, और ऑडिटर को ना, ऑडिटर सारी चीजें तो चेक करता नहीं है, याद है आपको, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, प्लीज इधर ध्यान देंगे, बातों में नहीं। ऑडिटर क्या करता था बताओ, सारी ट्रांजैक्शन तो चेक कर नहीं पाता था, तो उसको क्या लगानी पड़ती थी, तो सैंपलिंग लगाने के लिए आपको स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, सैंपलिंग लगाने के लिए आपको स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। और बताओ बेटा, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑडिटर को मैथ्स भी आनी चाहिए, स्टैट्स भी आनी चाहिए। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है। और आज के टाइम में सारा काम ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो ऑडिटर को ईडीपी भी आना चाहिए, ईडीपी ऑडिटिंग भी करना आना चाहिए। और ऑडिटर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी आनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फंड फ्लो मैनेजमेंट आनी चाहिए, रेशियो एनालिसिस करनी आनी चाहिए, कैपिटल बस्टिंग करनी आनी चाहिए। मतलब ऑडिटर को एफएम की भी नॉलेज होनी चाहिए। और लास्ट ऑडिटर को क्लाइंट का काम क्या है वो भी समझ आना चाहिए, कि क्लाइंट का काम प्रोडक्शन करने का है, मार्केटिंग कैसे करता है, क्लाइंट की कॉस्टिंग कैसे होती है, ये सब भी समझ आना चाहिए। तो मतलब ऑडिटर को ये सब सब्जेक्ट की नॉलेज अगर होगी, ये सब सब्जेक्ट की नॉलेज जब होगी तो वो अपना ऑडिट को सही ढंग से कर पाएगा।
ये सब बेसिक क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया, होमवर्क में भी दे सकते थे पर मैंने करवा दिया आपको। ईडीपी मतलब आप ये मान लो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, मतलब उसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भी तो चलाना आना चाहिए। चलो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जाएंगे हम, चलो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब बच्चे इधर ध्यान देना, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप याद हो जाती है चीजें। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेज नंबर 1.15 पर आ जाओ आप सब। सुनना, एश्योरेंस एंगेजमेंट का पहले आप एक एग्जांपल सुनो, उसके बाद ये टॉपिक आपको 100% समझ आ जाएगा। आप इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो सुनो, ये एक पर्सन है, जिसके पास ये कार है, कोई भी हो, हमें क्या दिक्कत है, जरा सुनो ना। एक पर्सन है जिसके पास ये कार है? सुनो ना, जो भी है, ये पर्सन बेचना चाहता है इस कार को, ठीक है, और लेट सपोज नमन इस कार को खरीदना चाहता है, लेकिन नमन को ना इस कार को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इस चीज पर विश्वास नहीं हो पा रहा कि यार मैं खरीद लूं, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। तो उसने ना हर्ष को कहा, हर्ष एक एक्सपर्ट पर्सन है, कार एक्सपर्ट, यार कार एक्सपर्ट। तो इसने हर्ष को कहा यार ये कार देखकर बता दे, अगर तू कहता है तो फिर मैं खरीद लूंगा। तो हर्ष ने इस कार की इंस्पेक्शन करी, कह रहा है भाई बहुत बढ़िया कार है, ले दे। तो बताओ बेटा, हर्ष ने अपना ओपिनियन दिया और इसके ओपिनियन के बेसिस पर इसने ये कार क्या कर ली, परचेज कर ली। हर्ष ने अपना क्या दिया, ओपिनियन। तो कोई भी ओपिनियन देने वाला जो काम होता है उसको कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। कोई भी ओपिनियन देने वाला जो क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ऑडिटिंग भी ओपिनियन देने वाला काम है, तो ऑडिटिंग को भी हम क्या कहेंगे, बोलो वर्ड समझ आ रहा है आपको। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी रुकना, अभी नोट मत करना। देखो एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देने वाला काम। तो ओपिनियन देने वाले तो बहुत सारे काम हैं। बताओ यहां पर इसने ओपिनियन दिया कि ये कार खरीद लेनी चाहिए या नहीं खरीद लेनी चाहिए, यस और नो। अब जैसे मान लेते हैं आपके फादर ने हलवाई बुक करना है। किस लिए बुक करना है, आपके घर में फंक्शन है। पर बताओ बेटा, सुनो ध्यान से, ये हलवाई है, इसे बुक करना चाहिए या नहीं। ये आपके पिताजी हो गए, ठीक है। तो पिताजी ने कहा आनंद ने एचएम कर रखी है, होटल मैनेजमेंट कर रखी है, इसको बुलवाता हूं और इसको कहता हूं ये हलवाई के द्वारा बनाया गया जो शाही पनीर है, चेक करके बता सही बना है या नहीं, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इस हलवाई को रखना है या नहीं। तो बताओ आनंद ने अपने एचएम में पड़ी हुई बातों के बेसिस पे शाही पनीर को चेक करके बताया कि यार इसने शाही पनीर परफेक्ट बनाया है या परफेक्ट नहीं बनाया। तो बताओ बेटा, आनंद ने अपना ओपिनियन बताया पिताजी को, मेरे हिसाब से ये बढ़िया हलवाई है, रख लो इसको, या मेरे हिसाब से एकदम बेकार हलवाई है, हटा दो इसको। तो बताओ बेटा, पिताजी के लिए जीवन आसान हो गया, ये डिसीजन लेनी आसान होगी कि इसे रखना है या हटाना है। तो यहां पर भी बताओ आनंद ने कौन सा वाला काम करा है। तो यानी कोई भी ओपिनियन देने वाला जो काम होता है, कोई भी ओपिनियन देने वाला जो काम होता है उसको हम कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। जयकारा आ जाए, क्या समझ आ रहा है आपको। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में ना क्या होता है, 3 पार्टीज होती हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं,
जो बंदा ओपिनियन देता है उसे मैं कहता हूं प्रैक्टिशनर, जो बंदा ओपिनियन देता है उसे मैं क्या कहता हूं, समझ आ रहा है आपको? तो यानी प्रैक्टिशनर practitioner gives an opinion about specific information due to which user of the information are able to make confident decision knowing well that chance of information being incorrect is diminished। तो जिसकी वजह से बताओ यूजर क्या कर पाता है, बताओ डिसीजन ले पाता है। तो हमारे केस में ये जो पिताजी थे वो कौन थे, इंटेंडेड यूजर। बोलना पड़ेगा क्या होंगे ये। और बताओ हलवाई जिसने ये शाही पनीर बनाया उसे कहेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और शाही पनीर को कहेंगे सब्जेक्ट मैटर। वर्ड समझ रहे हैं या नहीं? हाँ जी, यस और नो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और भी आपको बातें बता दें, आपको समझ आ जाएगा। आपने सीए करनी थी तो, लेकिन आप 12th के बाद आपको नॉलेज तो नहीं, आप किसी सीए के पास गए होगे सजेशन लेने, उसने आपको बताया होगा भाई मेरे ओपिनियन में तू सीए कर सकता है या नहीं कर सकता, यस और नो। तो उसने कई बेसिस पर आपको ना जज करा होगा और उस जजमेंट के हिसाब से बताया होगा कि यार मेरे हिसाब से तू सीए कर ले या सीए ना कर। तो बताओ बेटा, जो सीए आपको एडवाइस दे रहा है वो कौन हो गया, प्रैक्टिशनर। यानी जो ओपिनियन देता है वो कौन हो गया, ठीक है ना। और बताओ बेटा, इस उसके ओपिनियन का इंतजार आपको है तो आप कौन हो गए, इंटेंडेड यूजर हो गए। और बताओ आईसीआई क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और सीए कोर्स क्या हो गया। बोलो समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, यस और नो। तो आओ जरा थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देने वाला काम। तो एंगेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये देखो, एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। जब आप किसी चीज को करने में बिजी है ना, उसको कहते हैं एंगेज्ड है। एंगेजमेंट मतलब कोई भी काम करना। तो यहां पर अब आप कौन से वाला काम कर रहे हैं बताओ, ओपिनियन देने वाला काम करे। तो अगर कोई पर्सन ओपिनियन देने वाला काम कर रहा होता है तो उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। और इसमें होता क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट, एक ऐसा काम जिसमें प्रैक्टिशनर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है अपना कंक्लूजन, जिसकी वजह से, और कंक्लूजन इस तरीके से डिजाइन करता है कि जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसका बढ़ता है कॉन्फिडेंस, इंटेंडेड यूजर का, अदर देन किसका नहीं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का, अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द इवेल्युएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। यानी प्रैक्टिशनर अपना ओपिनियन देता है, ठीक है ना, ड्यू टू विच यूजर एबल टू कॉन्फिडेंट डिसीजन, और यूजर उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकता है। क्यों, क्योंकि यूजर को लगता है अच्छा इसने बोल दिया तो अब इनकरेक्ट चीजें होने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। बोलो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो यस या नो। तो आप सब एक हेडिंग बनाओ, assurance engagement and their elements, assurance engagement and their elements, assurance engagement and their क्या elements। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। पहला पॉइंट आप इसके अंदर लिखेंगे क्या, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया, पक्का। अब सुनना, जहां लिखा है एश्योरेंस वहां पर सर्कल करो और लिखो ओपिनियन देना। एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देना, एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देना। और आपने दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आपने मार्क कर लिया, लिखो एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, एन अरेंजमेंट टू डू
something, an arrangement to do something. चले, दो बातें समझ आई आपको या नहीं? चले, अब आप लिख सकते हो एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है। लिखो, जब हम ओपिनियन देने वाला काम के लिए, आप पहले लिख लो, हिंदी में लिख लो, फिर आपको अंग्रेजी बीट में भी लिखवाएंगे। जब हम ओपिनियन देने वाले काम के लिए किसी एक्सपर्ट को अरेंज करते हैं, जैसे हर्ष क्या था, कार एक्सपर्ट, समझ आ रहा है आपको? आनंद क्या था, होटल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट, मतलब वो खाने पीने का एक्सपर्ट था, ठीक है ना। जब हम ओपिनियन देने वाले काम के लिए किसी एक्सपर्ट को अरेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। पॉइंट समझ आ गया व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट? तो लिख लो जरा, फिर ये लिख सकते हो। बताओ, एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए ओपिनियन आप किसको देते हो? इंटेंडेड यूजर को, जिसकी वजह से इंटेंडेड यूजर क्या कर पाता है, बढ़िया ढंग से कॉन्फिडेंट तरीके से डिसीजन ले पाता है। समझ आ रहा है आपको? तो लिख लो जरा, एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच user of information are able to make confident decision and knowing well that a chance of information being incorrect is diminished. याद तो लिख लेना, लिखो एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब लिखो। खेले? अच्छा, अब लिखना जरा एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, बी पॉइंट। एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट लिख लेना, कितने हैं? 5 एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं इसके एश्योरेंस एंगेजमेंट के। पहले एलिमेंट का नाम है, इसमें कितनी पार्टी होती हैं? 3 पार्टी रिलेशनशिप। लिख लो जरा, पहला एलिमेंट लिखना 3 पार्टी रिलेशनशिप। अच्छा, एक और एग्जांपल करें और थोड़ा क्लैरिटी होगी। बताओ बेटा, कंपनी की मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, और बताओ बेटा मेंबर किसको कहते हैं? ऑडिटर को कहते हैं। भैया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना हमें क्या दे, ताकि हम कुछ डिसीजंस ले पाए। तो बताओ ऑडिटर कौन हो गया? प्रैक्टिशनर। मैनेजमेंट क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। मेंबर क्या हो गए? इंटेंडेड यूजर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको स्प्राइट हो रहा है। तो ऑडिट वन ऑफ द पार्ट है। एश्योरेंस एंगेजमेंट में तो कोई भी ओपिनियन देने वाला काम हो सकता है, और ऑडिट उसका जस्ट एक क्या है? पार्ट। तो प्रैक्टिशनर वर्ड वाइडर है, ऑडिटर उसका एक पार्ट है। ऑडिटर भी प्रैक्टिशनर है, ऑडिटर भी यानी और भी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। कार एक्सपर्ट भी क्या है? प्रैक्टिशनर। समझ आ रहा है आपको? तो यहां मैं आपके साथ यही बात स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख रहे हो? 3 पार्टी रिलेशनशिप, यानी एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी होती हैं। अब पहली बुलेट बनाना, पहली पार्टी का नाम क्या होगा? प्रैक्टिशनर। पहली पार्टी का नाम आप क्या लिखेंगे? प्रैक्टिशनर। अच्छा, प्रैक्टिशनर के अंदर फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, प्रैक्टिशनर कौन होता है? अब प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड एश्योरेंस। प्रैक्टिशनर वो पर्सन होता है जो ओपिनियन देता है। एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देना। समझ आ रहा है?
और सेकंड पॉइंट इसी में ही प्रैक्टिशनर के लिए, जो प्रैक्टिशनर है वो ब्रॉडर है, द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। प्रैक्टिशनर शब्द एक बड़ा शब्द है एज कंपेयर टू ऑडिटर। प्रैक्टिशनर शब्द एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू ऑडिटर। ऑडिटर तो जस्ट उसका क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्या आपको दो बातें समझ आई? तो एक सीए भी उसमें पार्ट होता है, मतलब सीए भी प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं ऑडिटर और प्रैक्टिशनर की, ऑडिटर हमेशा किसका होगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, बोलना पड़ेगा। ऑडिटर हमेशा किसका होगा, याद है ऑडिट हमेशा किसका होता है, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। लेकिन प्रैक्टिशनर तो ओपिनियन किस पर भी दे सकता है, बताओ, प्रोस्पेक्टिव पे भी और भी कई चीजों पर ओपिनियन दे सकता है। जैसे इंटरनल कंट्रोल ठीक है या गलत है, इस क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल ठीक है या गलत है, इस चीज पर मेरा ओपिनियन देना है। समझ आ रहा है आपको? तो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिशनर तो ओपिनियन किसी भी चीज पे दे सकता है, हो सकता है वो चीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ना हो। तो प्रैक्टिशनर शब्द एक बड़ा है, ठीक है ना। तो लिखो जरा इसी में, ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन वेयर प्रैक्टिशनर मे प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये प्रैक्टिशनर के नीचे ही आप सारे लिख रहे हैं, हाँ प्रैक्टिशनर के अंदर ही थर्ड। पहली पार्टी समझ आ गई आपको? कह रहे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी होती हैं, उनमें फर्स्ट पार्टी आपको समझ आ चुकी है, और उस फर्स्ट पार्टी का नाम है प्रैक्टिशनर। अच्छा, अब सेकंड पार्टी इसके बाद आपको लिखनी है, जिसका नाम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम क्या होता होगा, प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम क्या होता होगा, प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो लिखो जरा सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और लिखो जरा, इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ब्रैकेट में लिख सकते हो मैनेजमेंट। बताओ बेटा, ऑडिट में मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना ना, यस और नो। और थर्ड अपना कौन हो गया, इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर कौन होगा बताओ, जिसको डिसीजन लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पा रहा, तो इसलिए वो उसको एक्सपर्ट से क्या चाहिए, एश्योरेंस रिपोर्ट, ओपिनियन वाली रिपोर्ट चाहिए कोई। तो बताओ इंटेंडेड यूजर क्या है, आर द पर्सन फॉर हुम एन एश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, मतलब जिसके लिए एश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जाती है, और these person may use the report in making the क्या डिसीजन। और ये वो पर्सन होते हैं जो इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंट तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। आ रहे समझ या नहीं आ रहा बच्चे? तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट पॉइंट स्प्राइट हो गया। अच्छा, एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी होती है, ये समझ आ गया। एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी होती है, ये समझ आ गया। दूसरा एलिमेंट भाई एक सब्जेक्ट मैटर होता है। बताओ बेटा, ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या होता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो थर्ड सेकंड पॉइंट लिखो, एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ ऑडिट। एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ ऑडिट। जब ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे मुझे चेक करके अपना ओपिनियन देना है। क्या आपको समझ आए दो बातें या नहीं समझ आई? एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी होती हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3
पार्टी होती हैं और एक सब्जेक्ट मैटर होता है, और इस सब्जेक्ट मैटर को हम क्या करते होंगे, चेक करते होंगे। कौन चेक करता होगा, प्रैक्टिशनर। और प्रैक्टिशनर कैसे चेक करता होगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया लगाता होगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए वो देखता होगा एप्लीकेबल एफआरएफ, और क्या होते हैं बताओ, सूटेबल क्राइटेरिया। समझ आ रहा है आपको, सूटेबल क्राइटेरिया बताओ क्या होंगे, एप्लीकेबल एफआरएफ लिख लेना भाई। सब्जेक्ट मैटर ठीक है गलत है, उसको ओपिनियन देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया, मतलब कुछ गाइडलाइंस के बेसिस पर ही तो आप क्या करोगे, कुछ गाइडलाइंस के बेसिस पर ही तो आप बताओगे ये चीज ठीक है या गलत है। क्या आपको 3 पॉइंट समझ आ गए। कितनी पार्टी होती है, 3 पार्टी होती हैं, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा, एक क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर, जिसको क्या करा जाता है, चेक करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल। समझ आ गया आपको। अच्छा, फोर्थ देखो, प्रैक्टिशनर को ओपिनियन देना है, तो ओपिनियन देने के लिए आपके पास सबूतों का होना, और सबूत कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्या होगा, पहले सफिशिएंट के नीचे डाउनवर्ड एरो बना के लिखना, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, और एप्रोप्रिएट का मतलब लिखना क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी ऑफ एविडेंस। तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आप समझेंगे। देखो, आपको ओपिनियन देने के लिए, ये देखो आपको पता है ना, याद करो मैंने आपके साथ एक बात करी थी, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, उससे उसको क्या मिलते हैं, ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, और उन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर वो हर मैटर पर उसका क्या ड्रॉ होता है, कंक्लूजन, और सारे कंक्लूजन्स को ऐड करके उसका क्या बनता है। यहां पर देखो, द प्रैक्टिशनर परफॉर्म एन एश्योरेंस एंगेजमेंट टू ऑब्टेन साइन एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट कंक्लूजन आर अराइव्ड एंड एन ओपिनियन इज फॉर्म्ड बाय द ऑडिटर। तो बताओ, ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर के पास क्या होने चाहिए, सबूत, और सबूत कैसे होने चाहिए, क्वांटिटी वाइज भी, और समझ आ रहा है आपको। ये बात हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ज्ञान की बातों में, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको क्या बताया था, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, ऑडिट प्रोसीजर लगाकर उसे क्या मिलते हैं, ऑडिट एविडेंस, और उन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर वो हर मैटर पर क्या देता है, कंक्लूजन, और कंक्लूजन्स को ऐड कर उसका क्या बनता है। याद आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, यहां भी तो वही बात करी हुई है। तो सफिशिएंट का मतलब पहले लिख लो, सफिशिएंट को बॉक्स बनाकर लिखो नीचे, क्या, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है, तो बताओ लिखो जरा। ओपिनियन देने के लिए 4th पॉइंट, ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस होने चाहिए। ऑडिटर भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिशनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे को ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसलिए यहां पर ऑडिट में यूज कर रहा हूं। ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर के पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस होने चाहिए। और बताओ बेटा, जो आप ओपिनियन दोगे वो कैसे दोगे, ओरल या रिटर्न। तो देखो, 5th एलिमेंट क्या हो गया, आपको क्या देनी होती है, रिटर्न एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब ओपिनियन, रिटर्न में आपको ओपिनियन देने वाली रिपोर्ट देनी होती है, और उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, फॉर्मेट। ठीक है ना, यस और नो। और लास्ट कंपोनेंट कौन सा अपना,
रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। बताओ एश्योरेंस एंगेजमेंट एट द एंड आप अपनी ओपिनियन वाली क्या देते हो, रिपोर्ट। जैसे हमारी ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट में हमने क्या लिखा होता है, ओपिनियन ही तो लिखा होता है कि हमारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। तो एट द एंड ऑडिटर को क्या करना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तो देखो जरा, अ रिटर्न रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड दैट कन्वे एश्योरेंस ओपिनियन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। पहला पॉइंट इसमें लिखो। 5 एलिमेंट समझ आ रहे हैं आपको। 3 पार्टी होती है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है और उस सब्जेक्ट मैटर को कुछ सूटेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे इवेल्युएट करा जाता है और ओपिनियन देने से पहले हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट सबूत होने चाहिए और फिर हम रिटर्न फॉर्म में अपना ओपिनियन देते हैं। तो बेसिकली जो एश्योरेंस रिपोर्ट है वो इस एश्योरेंस एंगेजमेंट का रिजल्ट है। एश्योरेंस एंगेजमेंट का जो मेन काम था वो यही है, रिपोर्ट देना, ओपिनियन से भरी हुई रिपोर्ट देना। हाँ जी लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपके नोट्स बने होंगे ना, आप यही पढ़ते हैं, आपको ही पता है। चले अब ना सामने वाले पेज पे ना आप लैंडस्केप मोड पर एक चार्ट बनाना। लैंडस्केप मोड में एक चार्ट बनेगा, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक चार्ट बनेगा अपना क्या, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट समझ गए ना आप, ओपिनियन देने वाला काम। तो वो कौन कौन से ओपिनियन देने वाले काम हो सकते हैं। अच्छा, जो ओपिनियन देता है वो प्रैक्टिशनर, जिसको देता है वो इंटेंडेड यूजर, जिसके काम पर देता है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बोलो समझ। और उस काम को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर। और उसको हम इवेल्युएट करते हैं कुछ क्राइटेरिया पर और सबूत इकट्ठा कर अपना रिटर्न फॉर्म में ओपिनियन दे देते हैं। चले अब आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना इधर। आपने एक हेडिंग बनाई है टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जरा ध्यान देना इधर। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ओपिनियन देने वाला काम। तो ओपिनियन कई बार आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर देते हो और कई बार आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर देते हो। तो आप 2 झूले लटका लेंगे। एक तरफ आप क्या लिखोगे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखो। हाँ जी, एक तरफ आप क्या लिखोगे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरी तरफ आप लिखोगे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक तरफ आप क्या लिख रहे हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा आप क्या लिख रहे हो, बहुत बढ़िया ध्यान से एक बात आपको सुननी पड़ेगी। इसके थ्रू ना मैं आपके साथ में एक वर्ड डिस्कस करूंगा। ऑडिट तो आपको पता ही है, एक वर्ड होता है क्या, रिव्यू। वो भी आपको स्प्राइट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। और ये नए टॉपिक न्यू कोर्स में आया, ओल्ड कोर्स में ये टॉपिक होते ही नहीं थे। अब सवाल उठा रिव्यू क्या होता है। जैसे अभी लिखवाऊंगा, अभी आपको एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पहले समझो। जो लिस्टेड कंपनीज होती है, बोलना पड़ेगा, जो कौन होती है बेटा, उन्हें क्या करना होता है, क्वार्टरली क्या ली, कम पड़ जाएगा, चलो एक मिनट। उनको ना हर 3 महीने बाद अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है न्यूज़पेपर में। देखो, एक तो होती है पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक क्या होती है, क्या ली, चलो कम, चलो बात करते हैं। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब
लोग तो ये भी देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बहुत सारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे भी देखेंगे। तो कई बार ना हम सीए को रिक्वेस्ट करते हैं, हम सीए को रिक्वेस्ट करते हैं क्या कि यार तू ना इसको भी चेक कर दे। वो कह रहा है भाई अभी पूरे साल का तो रिकॉर्ड बना नहीं, मैं इसको कैसे चेक कर दूं। हम उसको कहते हैं थोड़ा कम कम चेक कर दे, पर चेक कर दे, क्योंकि तूने अगर इसका रिव्यू भी कर लिया ना तो लोगों का विश्वास इस क्वार्टरली यानी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी बढ़ जाएगा। तो ऑडिट होता है पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन बताओ रिव्यू, रिव्यू क्या हो रहा है, इंटरिम, क्वार्टर को छोड़ दो, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, सुनो जरा प्लीज ध्यान देना। We have learned that audit is a reasonable assurance engagement. ऑडिट में क्या दी जाती है, जबकि रिव्यू में क्या दी जाती है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। समझ आ रहा है आपको, ऑडिट में क्या दी जाती है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, आ हाई बट, और बताओ बेटा रिव्यू में दी जाती है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब बताऊं क्या होता है, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक ठीक, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑफ एंगेजमेंट। समझ आ रहा है आपको, तो लिखो जरा, यहां आपने लिखा था ना चार्ट में ऊपर ऑडिट। अच्छा, ऑडिट भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है और रिव्यू भी, मतलब ये चीजें हो चुकी हैं उसका ही ऑडिट हो रहा है और उसका ही क्या होता है, रिव्यू। तो ऑडिट में हम क्या देते हैं जल्दी बताओ, रीजनेबल, ऑडिट क्या है, एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू क्या है, एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। पहले रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, आ, लिख लो ना, आ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। और लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है बताओ, लिमिटेड एश्योरेंस इट प्रोवाइड्स a moderate level of चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ऑडिट प्रोसीजर किस में ज्यादा लगते होंगे, मतलब प्रोसीजर्स सबूत इकट्ठा करने के लिए हमारे को ऑडिट में ज्यादा लगते होंगे या रिव्यू में। तो यानी जनरली रिव्यू में हम प्रोसीजर क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं। ये देखो रिव्यू में क्या होते हैं, रिव्यू क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। यहां पर आप ओपिनियन जो होता है उसमें जो कॉन्फिडेंस मिलता है सामने वाले को वो ऑडिट से कम मिलता है। तो लिख लो जरा, इट प्रोवाइड्स, इसी के नीचे लिखो, रिव्यू प्रोवाइड्स क्या, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। रिव्यू से क्या होता है बताओ, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। ऑडिट में ज्यादा अच्छी एश्योरेंस मिलती है, ज्यादा अच्छा ओपिनियन मिलता है, रिव्यू का उतना अच्छा ओपिनियन नहीं होता। यार एक बात बताओ, आपके पास पूरे साल का डेटा है, उसको आपने चेक करके ओपिनियन दे रहे हो, और एक 3 महीने का डेटा चेक करके ओपिनियन दे रहे हो, तो भाई जो पूरे साल का डेटा चेक करके ओपिनियन होगा वो हमेशा बढ़िया ही होगा, वो रीजनेबल एश्योरेंस होगी। समझ आ रहा है आपको, यस या नो, ठीक है ना। तो बताओ इसमें क्या होता है, ऑडिट में क्या होता है, मोर ऑडिट प्रोसीजर आर परफॉर्म, लिखो, मोर प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड, लिखो, मोर प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड यहां ऑडिट में,
more procedures are performed for obtaining sufficient appropriate evidences. More procedures are performed for obtaining sufficient appropriate evidences. यहां पर आपको क्या लगाने पड़ते हैं? ज्यादा प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं, जबकि बताओ रिव्यू में आप क्या लगाते होगे? ज्यादा प्रोसीजर या कम? तो लिखो जरा रिव्यू के लिए, review involves fewer procedure and gathers sufficient appropriate evidences on the basis of which limited conclusion can be drawn up. तो बताओ रिव्यू में क्या होते हैं? फ्यूअर प्रोसीजर लगाए जाते हैं सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हमारे को यहाँ पर लिमिटेड कंक्लूजन, लिमिटेड मतलब सिर्फ आपको कितने लेवल तक का देना है? मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस देनी है। क्या होता है, यहां पर हम रिव्यू करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेक करा रहे हैं, ऑडिट में तो पूरा डिटेल में चेक होता है। एग्जांपल लिखना रिव्यू के नीचे, इंडिया में लिस्टेड कंपनीज को, इंडिया में लिस्टेड कंपनी को, इंडिया में लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली यानी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिया में लिस्टेड कंपनीज को, ये रिव्यू के नीचे आप लिख रहे हैं एग्जाम्पल, इंडिया में लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली ऑब्लिक क्या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी होती है इन द न्यूज़पेपर। ठीक है ना, जिसके लिए कंपनीज, मतलब जिसके लिए लिस्टेड कंपनीज प्रैक्टिशनर से, मतलब सीए से लिमिटेड एश्योरेंस मांगती है। क्या मांगती है? लिमिटेड एश्योरेंस। जिसके लिए लिस्टेड कंपनी प्रैक्टिशनर से यानी सीए से लिमिटेड एश्योरेंस मांगती है। बताओ ऑडिट में हम क्या मांगते थे? रीजनेबल एश्योरेंस। इसमें हम क्या मांगते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस। फर्क समझ आ रहा है आपको या नहीं? पर दोनों में एक बात कॉमन है। बताओ दोनों में एक बात कॉमन क्या है? चाहे ऑडिट है या रिव्यू है, दोनों किस चीज का होता है? हिस्टोरिकल। However, both audit and review are related to the financial statement prepared on the basis of क्या? बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आया? आओ जरा इनका डिफरेंस भी कर लेते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है और लिमिटेड एश्योरेंस, ये बुक से ही मार्क करना है आपको। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? बताओ इधर आ जाओ। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट नॉट, लिख लो ना, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलो ना बेटा। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट बताओ क्या करता है? प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब यहां पर भी आपको एश्योरेंस मिलती है पर लेस देन किससे? ऑडिट वाले काम से। ठीक है, यहां एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाए जाते हैं, यहां पर फ्यूअर प्रोसीजर लगाए जाते हैं। क्या ऑब्टेन करने के लिए? साइन। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर आपको रीजनेबल कंक्लूजन देना होता है और यहां आपको लिमिटेड एंगेजमेंट में लिमिटेड कंक्लूजन देना होता है। रीजनेबल का एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑडिट, और लिमिटेड का एग्जाम्पल क्या हो गया? रिव्यू। बोलो आपको डिफरेंस समझ आ गया या नहीं आया?
पहली बात एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है वो आपको समझ आ जाना चाहिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो समझ आ जाने चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऑडिट भी हो सकता है और रिव्यू भी हो सकता है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। बताओ कोई दर्द हो तो बताओ, पक्का समझ आ गया। अब दूसरी तरफ क्या था, अदर देन, आवाज में दम नहीं है, अदर देन, तो इसके अंदर दो झूले लटकाओ। फिर इसके अंदर आप दो झूले लटकाओ। इसके अंदर दो झूलों में पहला आप लिखना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वाले झूले पर आप क्या लिखोगे, चलो अच्छा एक बात बताओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? याद है बैंक लोन लेने गए थे आप, तो बताओ आपको क्या करनी पड़ती है एज अ सीए आपके पास कंपनी आई है कि यार हमारे को ना बैंक से लोन चाहिए, तो आप हमारे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना दो, यस और नो। मतलब आप अपना ओपिनियन दे दो कि आपके हिसाब से फ्यूचर में हमारी इनकम क्या होगी, ताकि हमारे को बैंक से क्या मिल जाए, लोन मिल जाए या गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिल जाए, यस और नो। तो बताओ बेटा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पहले मतलब लिखो। मींस कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बेस्ड ऑन द अजम्पशन अबाउट द इवेंट दैट मे अकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी। और इसके अंदर आप क्या करते हो, कुछ फोरकास्ट करते हो, कुछ चीजों की प्रोजेक्शन करते हो, और दोनों मिलाकर। समझ आ रहा है आपको? देखो फोरकास्ट और प्रोजेक्शन में क्या फर्क है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आज हमारी सेल 10 लाख है, अगले साल 11 लाख हो जाएगी, ये आप प्रोजेक्शन कर रहे हो। प्रोजेक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना, और फोरकास्ट मतलब आप सोच रहे हो इतना पैसा आ जाएगा, इतना। समझ आ रहा है आपको? अभी करंट में उसका कोई डेटा नहीं है, पर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि इतना आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये बातें लिखी नहीं हुई, पर मैं आपको बता रहा हूं, प्रोजेक्टिंग करना समझ रहे हो, है ना? प्रोजेक्टिंग में क्या करते हो, मल्टीप्लाई। जैसे आज 10 लाख है तो कल 12 लाख हो जाएगी, उसके अगले साल में 14 लाख हो जाएगी, मतलब 2-2 लाख से चीजें बढ़ रही हैं। तो लिख लो जरा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल भी क्या है, एक एश्योरेंस एंगेजमेंट। एग्जाम्पल लिखेंगे ना, फिर आपको थोड़ा बेटर क्लियर होगा, फिर मैं इसके अंदर कुछ बातें आपको बताऊंगा। लिख लिया आपने? डेफिनेशन लिख ली? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ऑडिटर को क्या बताना होता है। मतलब ये जो यहां पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अभी के लिए बन रही है या फ्यूचर के लिए बन रही है? बोलो बेटा, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अभी के लिए बन रही है या फ्यूचर के हिसाब से बन रही है? अब हो सकता है फ्यूचर में वो चीजें हो या तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव के अंदर भी अपना सीए ओपिनियन ही देता है, ठीक है? तो उसका ओपिनियन कैसा होता है, लिखो जरा। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स ओनली अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। मतलब इसके लिए क्या दी जाती है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दी जाती है। ये देखो लिखा हुआ है, ऑडिट में क्या दी जाती है? रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट में क्या दी जाती है? रीजनेबल एश्योरेंस। रिव्यू में क्या दी जाती है? लिमिटेड एश्योरेंस। लेकिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या दी जाती है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। देखो आप ना फ्यूचर की एजम्पशन पता नहीं वो फिट बैठे या, ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर आप क्या प्रोवाइड करते हो? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है जी। अच्छा, अदर देन उसमें आप पढ़ रहे थे
यहां पर आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा, यहां आना नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो, और एश्योरेंस तो जरूरी नहीं है कि पैसों से कनेक्टेड चीजों पर ही आप ओपिनियन दो, कई बार आप पैसों से कनेक्टेड नई चीजों भी होती है ना, उस पर भी आप अपना क्या रखते हो, ओपिनियन। जैसे क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, सही है या बेकार है, उस पर ऑडिटर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, सीए तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो सीए तो ये वाले काम भी करता है, समझ आ रहा है आपको। तो लिखना जरा, फोर्थ कैटेगरी पे, मतलब उस पे आपने लिखा है क्या, नॉन, यानी लिखो जरा, इसके लिए नहीं ये लाइन लिखना, लिखो जरा, रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, लिखो, या एश्योरेंस रिगार्डिंग, ऐसे लिख लो, एश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। भाई क्लाइंट के कंट्रोल्स कैसे हैं, एश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लाइंट कंपनी में कंट्रोल्स कैसे हैं। तो बताओ बेटा, कंट्रोल्स गुड है, बैड है, कहां पर स्ट्रांग है, कहां पर वीक है, इस चीज पर सीए को क्या देना होता है, ओपिनियन देना है। तो यहां पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन दे रहा है या इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना है। तो लिख लो जरा, प्रोवाइड्स एश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स। यानी सीए का काम, अभी तक हमें लगता था सीए सिर्फ ऑडिट करता है, अब हमारे को समझ आ गया सीए जो है ऑडिट भी करता है, सीए जो है रिव्यू भी करता है, सीए जो है और कौन से काम करता है बताओ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी अपना ओपिनियन देता है, और सीए जो है कंट्रोल्स के रिगार्डिंग भी अपना ओपिनियन देता है। यानी सीए बहुत सारे ओपिनियन देने वाले काम करता है, सिर्फ ऑडिट ही, ऑडिट इज जस्ट अ पार्ट। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको, पक्का? अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट समझ आ गए हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, इधर ध्यान देंगे तो तभी आपको समझ आएगा। आईसीएआई सुना है आपने? आईसीएआई ने ना सीए को काम करने के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। देखो सीए ना बहुत सारे काम करता है, ऑडिट वाले काम के लिए उन्होंने क्या बना रखे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा, रिव्यू वाले काम के लिए भी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, हम पढ़ेंगे अभी, एक एक करके करेंगे चीजें। मतलब सीए कोई भी काम कर, सीए कोई भी काम कर, उसके लिए तू चाहे ऑडिट वाला काम कर, चाहे तू रिव्यू वाला काम कर, चाहे तू कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला काम कर, यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला काम कर, या तू कुछ रिलेटेड सर्विसेज दे। वो क्या होती है रिलेटेड सर्विसेज, वो मैं आपको बताऊंगा। उन सबको लेकर क्या बने हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, रूल्स। तो आप सबको ना एक लैंडस्केप मोड पर एक चार्ट बनाना पड़ेगा फ्रेश पेज पे, ठीक है ना, और हेडिंग क्या डालनी पड़ेगी, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एन ओवरव्यू। आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एन ओवरव्यू। बना लिया आप सभी ने हेडिंग? चलिए ठीक है, अब सुनना जरा, आप ना
पहले जरा सुन लेना, फिर आप ना स्पेस मैनेजमेंट तभी आपका बढ़िया हो पाएगा। पहले अभी 2 मिनट रुक जाओ। आपने एक हेडिंग बनाई है क्या, एंगेजमेंट। देखो जरा सुनना, हम ना इस टॉपिक को 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तरफ पढ़ेंगे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड और एक तरफ पढ़ेंगे क्या, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के फर्दर कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। तो कहने का मतलब बताऊं क्या है, कहने का मतलब क्या है कि यार 80% ऑफ द चार्ट इसी पार्ट पर बनेगा और इसके लिए 20% जितनी जगह छोड़ना, मतलब मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, समझ रहे हो। जैसे मैं क्या करूंगा, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दूसरी तरफ 5वां क्या होगा, वो सेकंड पार्ट होगा क्या, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। ये वो मैं भी आपको जब समझाऊंगा चीजें समझ आ जाएगा। पर मैक्सिमम स्पेस किसके लिए यूज होगा, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए। दिखा दो जरा, बच्चे ने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सब इधर दिखाओ, एक बार हर्ष बुक पकड़ाओ। ये देखो, अगर आप देखोगे ना तो जैसे ये बना हुआ है चार्ट, तो इस चार्ट में क्या है, मैक्सिमम चीजें जो कवर्ड हुई है वो कौन सी हुई है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और क्वालिटी वाले के लिए हमारे को 20% ऑफ द स्पेस ही चाहिए, तो आप उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना। ये लो वापस पास स्टार्ट करें। अच्छा एक बात जरा सुनना, स्टार्ट करें प्लीज। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आपको समझ आ गया। आईसीआई मॉड्यूल में कुछ चीजें मिसिंग है, मैं आपको पुराने कोर्स के आईसीआई मॉड्यूल भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट का लेवल बहुत अप हो जाए और आपको सारी बातें समझ आ जाए। देखो अब आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी है, सीए सिर्फ ऑडिट वाले काम नहीं करता, सीए रिव्यू वाले काम भी करता है, सीए एश्योरेंस वाले और भी काम करता है, और सीए रिलेटेड सर्विसेज वाले काम भी करता है। वो क्या होते हैं रिलेटेड सर्विसेज वाले काम, वो मैं सब बताऊंगा। तो इस तरफ आपने सबसे पहले एक तरफ लिखना है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, और दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। एक तरफ आपने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड लिखा है बच्चे, और दूसरी तरफ आपने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। लिख लिया आपने एसक्यूसी। चलो सुनो जरा, सबसे पहले एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, अभी आपने ये कुछ बनाया नहीं है, अभी आपने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है यार, अरेंजमेंट ऑफ समथिंग। मतलब सीए को कोई भी काम करने को जो मिला है उसको लेकर जो रूल्स है उनको कहते हैं क्या, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। हम क्या कहते हैं, सीए भाई जो भी काम कर क्वालिटी से कर, बढ़िया ढंग से कर। भाई अगर तू ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट सही ढंग से कर, रिव्यू वाले काम कर रहा है तो रिव्यू वाला काम, क्योंकि तेरे नाम के साथ बहुत बड़ी गुडविल जुड़ी हुई है। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में सबसे पहली बात, एंगेजमेंट के नीचे लिखना एंगेजमेंट के नीचे लिखना पहले इंग्लिश में फिर इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में, मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। एंगेजमेंट वर्ड के नीचे लिखना, एंगेजमेंट वर्ड के नीचे लिखना बेटा, मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। और इसी के नीचे इन अदर वर्ड्स, सीए को कोई काम करने के लिए हायर किया गया है। इन अदर वर्ड्स में लिखोगे क्या, सीए को कोई काम करने के लिए हायर किया गया है। ठीक है, अब सवाल उठता है फिर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बताओ। स्टैंडर्ड्स बेसिकली होते हैं बेटा गाइडेंस,
स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होती है? गाइडेंस, रूल्स, जो आपको गाइड करते हैं कि यार आप अपना काम कैसे करो, और इससे क्या होगा? हाई क्वालिटी हो जाएगी। यस और नो? तो लिखना जरा, स्टैंडर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करके लिखना, आर द गाइडेंस एंड बेंचमार्क, आर द गाइडेंस ऑब्लिक बेंचमार्क issued by council, issued by ICI council in order to achieve standard are the benchmark or guidelines issued by ICI council, ठीक है ना? in order to achieve कैसा काम? in order to achieve high quality work, in order to achieve high quality work and promote uniformity, भाई स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए जाते हैं? ये बेंचमार्क है, किससे? ताकि सारे काम क्वालिटी से हो और सारे कामों में क्या हो? यूनिफॉर्मिटी। याद है वो चपाती वाला एग्जांपल? जब स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर दिए गए तो सबकी चपाती सेम बन रही है, सबकी ऑडिट रिपोर्ट एक जैसी बनेगी, काम एक जैसा होगा। यस और नो? ठीक है ना? तो यानी इससे यूनिफॉर्मिटी आती है और काम भी क्वालिटी से होता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है भाई? अकाउंट्स आपको हिसाब किताब रखना, आपका तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। आईसीआई कह रहा है नहीं भाई, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सबको रखना किस फॉर्मेट में है? एएस के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है आपको? भाई पैसों का हिसाब किताब रखने का तरीका सबका अलग अलग है। अकाउंट्स क्या है? पैसों का हिसाब किताब रखने का, लेकिन हिसाब किताब रखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा और सारे सीए उसी तरीके से रखेंगे, तो सभी सीए के द्वारा बनाई गई बैलेंस शीट सेम ही दिखेगी। समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए ये बनाए गए हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उसे ना आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है उन्हें आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पेज यही ले जाएंगे। चलें स्टार्ट करें आपसे बातें। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सब, तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को आप सबसे पहले वाले झूले पे लिखेंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन क्या? ऑडिटिंग। मतलब पहले स्टैंडर्ड जो बना रखे हैं आईसीआई ने, वो किसके लिए बना रखे हैं? ऑडिट करने के लिए, ठीक है। चलो तो इसके अंदर पहली बुलेट लिखना, इसके नीचे ये बताओ क्या होंगे, लिखो जरा। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किसके लिए बनाए गए हैं? एसएस किसके लिए बनाए गए हैं? जल्दी बताओ, एसएस किसके लिए बनाए गए हैं? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। मतलब जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट करते वक्त आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, गाइडलाइंस फॉलो करनी है, बेंचमार्क फॉलो करनी है, वो सब होते हैं क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहां तक का पॉइंट समझ आया? अच्छा, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं। उनमें से अभी आप कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम लिख लो। SA 200, SA 230, 315, 500, 700, यानी बहुत सारे ऑडिट में स्टैंडर्ड्स हैं और उनके पीछे का भी ना कुछ लॉजिक है।
कि कौन से स्टैंडर्ड्स की कौन सी नंबरिंग होगी, पर अभी आपको स्टैंडर्ड्स के नाम ही नहीं पता। मैं थोड़ी बहुत आपको ओल्ड कोर्स की बुक से कुछ चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा। जब ओल्ड कोर्स होता था ना, तो ICAI ने एक बात समझा रखी थी, प्लीज देंगे आप सब ध्यान, देंगे आप सब ध्यान। ये देखो, ICAI ने बना रखा है, क्या बना रखा है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होंगे ना, जो कौन होंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उनका नंबर हमेशा 100 से लेकर 999 तक ही होगा। समझा रहा आपको? यानी जैसे अभी आपने एग्जांपल के तौर पर देखा, आपने क्या बोला, ऐसे नंबर कौन सा, 200, 230, 315, 500, 700, यानी जब भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नंबर होंगे वो 100 से लेकर 999 तक होंगे। एक बात समझो, लेट सपोज ये एक होटल है, हमने बोल दिया कमरा नंबर 100 से लेकर 999 तक, कमरा नंबर कहां से, 100 से लेकर 999 तक, क्या होगा, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के लिए रिजर्व है। इस होटल के रूम नंबर 100 से लेकर कहां तक, किसके लिए रिजर्व है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो आएंगे वो इन्हीं के नंबर में आएंगे। और इनमें भी बता रखा है, इनमें भी एक बात बता रखी है, देखो क्या, इंट्रोडक्टरी मैटर के लिए कौन से रूम रिजर्व करे हुए हैं, 100 से 199 तक। मतलब इसमें आएंगे इंट्रोडक्टरी मैटर वाले सारे स्टैंडर्ड्स। इसके ऊपर के जो होंगे 200 से लेकर 290 तक वाले, वो कौन से होंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसे कुछ प्लानिंग कर रखी है। तो आपको एक बात समझ आ गई। और देखो, ऑडिट रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड 300 से लेकर 499 रूम दे रखा है। अभी ये पूरे रूम फिल नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि आपको 900 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने हैं, नहीं, 33, 34 ही है। समझ आ रहा है आपको? बाकी अभी रूम फिल होने बाकी है, पर हमने इनके लिए जगह रिजर्व कर रखी है कि फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी स्टैंडर्ड आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर रखकर इसको अपने यहाँ इंडिया में भी अप्लाई करेंगे। पहले क्या होते थे, AAS ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2007 तक, 2007 तक क्या होते थे, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2। तो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को कन्वर्ज करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर कन्वर्ज करने के लिए तो हमने इंटरनेशनल वाली ही नंबरिंग दे दी, किसको, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को। समझ आ रहा है आपको? ताकि हमारा CA इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी को मैच कर कर अपना काम कर सके। तो ऐसा नहीं है ऐसे नंबर 200 का मतलब ये है कि 200वें नंबर का स्टैंडर्ड है, नहीं, वो पहला स्टैंडर्ड ये है आपके कोर्स का। ऐसे नंबर 200 थोड़ा सा सुना था ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, याद आ रहा है आपको? तो वो ऐसे नंबर 200 पहला स्टैंडर्ड है। नंबरिंग उसकी कौन सी है, 200। वो क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी नंबरिंग क्या है, 200। बस इसलिए हमने 200 नंबर रख दिया उसका। समझ आ रहा है आपको, यस और नो? तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे ऐसे नंबर 200 तो आपको पता ही है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरा कौन सा आ गया, ऐसे नंबर 230, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपका। हाँ, ये लिख लो, नंबरिंग लिख लो, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ ऐसे 200, 230, 315, 500, 700, यानी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, ये किस लिए है, स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं, जब आप ऑडिट कर रहे हो उनके लिए है। तो अगर आपको ऑडिट वाले काम के लिए CA को रखा जा रहा है तो CA क्या फॉलो करेगा, SAs। ठीक है, चले सेकंड वाले झूले पर चलो। सेकंड वाले झूले पर क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट।
चलिए बेटा बातें करें। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट मतलब आप समझ रहे हो, जब सीए कौन से वाले काम करे, आवाज में दम नहीं, जब सीए कौन से वाले काम करे तो उसके लिए अलग से बेंचमार्क बना रखे हैं। और बताओ इनके लिए भी रूम नंबर रिजर्व है। ये देखो ये रे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एसआरई, इनको प्यार जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एसएस कहते हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को एसएस कहते हैं, वैसे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट को एसआरई कहते हैं। और इनके कौन से नंबर रिजर्व है, रूम नंबर 2000 से लेकर 26। समझ आ रहा है आपको? तो लिख लो जरा सेकंड वाले झूले पे, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और इसके बताओ कौन कौन से हो गए, SRE 2000 से लेकर 2699। तो बताओ कितने रूम है, लगभग 700 रूम है। पर अभी तक बताओ कितने स्टैंडर्ड्स यूज हुए हैं, सिर्फ 2 ही। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले आपने लिख लिया? नहीं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे नंबरिंग के लिए पहले जगह छोड़ रहे। कल को कोई टॉपिक आए तो हमारे को कोई उसका रूम ढूंढने में दिक्कत हो, हम सीधा उस रूम में फिट कर दें। फ्यूचर तक के सोच के लिए हमने ज्यादा रूम छोड़ दिए, ठीक है। पर मैं ये आपको बता रहा हूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी जब भी स्टैंडर्ड्स ऑन क्या होंगे, रिव्यू एंगेजमेंट होंगे। रिव्यू वाले काम तो आपको पता चल गया ना, लिमिटेड एश्योरेंस वाले काम। तो बताओ बेटा अभी तक लिखना, ओनली till date only 2 SRE have been issued, only 2 SRE have been issued। और अभी तक सिर्फ कितने SRE इशू हैं, 2 ही। सर वो कौन कौन से हैं हम जानना चाहेंगे, आ जाओ करेंगे। ये लो लिख लो, ये नोट करने हैं। 2 SRE आए हैं अभी तक, एक 2400 और एक 2410। बताओ 2400 क्या है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कई बार हम पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट की जगह रिव्यू करवाते हैं, और कई बार हम इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या करवाते हैं, रिव्यू। समझ आ रहा है? तो अगर कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको रिव्यू करने के लिए कह रही है तो वो रिव्यू करने के लिए क्या कह सकती है, पूरी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी कह सकती है और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी कह सकते हैं। तो जिसके लिए वो कहेगी वो वाले रूल्स फॉलो कर लेना। इसमें यही लिख कर रख रखे हैं, तो आप नोट कर लो। बोलो समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? पहले ये बताओ यस या नो। SRE समझ आ गया पक्का? थर्ड, अगर ये नोट कर लिया तो चले, ठीक है जी, डन। अच्छा थर्ड कैटेगरी अपनी क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। थर्ड वाले झूले पे लिखो स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड ऑन कौन सा, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन कौन सी, एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देने वाला काम। अच्छा ऑडिट भी ओपिनियन देने वाला काम है, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है बेटा, ध्यान दे देंगे। ऑडिट भी ओपिनियन देने वाला काम है, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है। क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन। अच्छा रिव्यू भी ओपिनियन देने वाला काम है, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है। कौन से? और आपको अब अगला पॉइंट बताता हूं, जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले थे, इनके लिए क्या बने हुए, ये स्टैंडर्ड्स ऑन। तो लिखो जरा,
देखो इसके अंदर क्या होते हैं, ये किसके लिए लिखो जरा, दी स्टैंडर्ड्स फॉर एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, दी स्टैंडर्ड्स आर फॉर एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और कौन सी एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ क्या, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ क्या, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद है हमें कई बार प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी एश्योरेंस देनी पड़ती है, बोलो यस या नो। और उसके अलावा याद करो इसके अंदर और भी क्या आ जाते हैं, कौन सी एश्योरेंस भी आ सकती है, एंगेजमेंट में रिलेट टू प्रोवाइडिंग एश्योरेंस रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल मैटर लाइक डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एन एंटिटी। याद आया, यस और नो। ये देखो यहां पर आपने क्या बताया था, इंटरनल कंट्रोल कैसे है, हमारे को उसके लिए भी जो काम मिलता है, बताओ सीए यानी सिर्फ ऑडिट नहीं करता, सिर्फ रिव्यू नहीं करता, वो और भी एश्योरेंस वाले काम करता है। लाइक क्या, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल कैसे, और इंटरनल कंट्रोल एक फाइनेंशियल मैटर है या नॉन फाइनेंशियल मैटर है, तो लिख लो ना। यानी इसके अंदर और क्या आ जाता है, पहला तो ये स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, और दूसरा ये किसके लिए है, नॉन फाइनेंशियल मैटर के लिए। बोलो अगर आपको समझ आए हो कुछ बातें तो चले। अच्छा इनके भी रूम नंबर रिजर्व है, इनके भी रूम नंबर क्या है, रिजर्व। ये देखो कराओ, रूम नंबर दिखाओ इनके, पक्का। अच्छा इनके कौन से रूम नंबर है, ये देख, इन्हें SAE के नाम से जाना जाता है, 3000 से लेकर 3699, पर अभी तक सिर्फ 3 ही इशू है, अभी तक सिर्फ 3 ही इशू है। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए इंडिया में कितने इशू हैं, सिर्फ, ठीक है ना, नंबर लिख ली, इनका जगह लिख ली। अच्छा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ऐसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट को SRE कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट को SAE कहते हैं। वर्ड समझ आ रहे हैं आपको, और इनके इन रूम नंबर पे समझ आ गए, 3000 से लेकर कहां तक, पर अभी तक 3 ही इशू है, ओनली 3 हैव बीन इशूड टिल डेट। और बताओ उसमें से 2 के एग्जांपल आप लिख लो, ये रे SAE 3400 जो क्या सिखाता है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और बताओ SAE 34 कौन सा, 20 जो आपको क्या बताता है, जैसे प्रोस्पेक्टस में आपने कोई बातें डाली हैं तो उस पर CA का क्या ओपिनियन है, एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। लिख लो जरा ये, कई बार प्रोस्पेक्टस के अंदर CA के कुछ ओपिनियन डाले जाते हैं, समझा रहा है, तो CA को अपना ओपिनियन देना है तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो बता रखे हैं, समझ आ गया। प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी बातें लिखी जाती है ना, कंपनी ने जब शेयर इशू करने होते हैं तो बहुत सारी बातें वो अपने प्रोस्पेक्टस पे लिखते हैं, जिसको देखकर लोग कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस पे लोगों का विश्वास कब बनेगा, जब उस पर किसी CA ने कुछ बातें कह रखी होंगी, यस और नो। तो जो CA तुम्हें जब वहां पर अपना ओपिनियन दे रहा है कुछ बातों पे, तो ओपिनियन देते वक्त तुम्हें क्या रूल फॉलो करने हैं वो बता रखे 3420 पर। बोलो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का नोटिंग करेंगे यहां तक पहले,
तीन काम तो ऑडिटर के ओपिनियन देने वाले ही हैं, बताओ कौन कौन से? ऑडिट, रिव्यू और एश्योरेंस एंगेजमेंट। परफॉर्मा, नॉर्मल फॉर्मेट, अच्छा यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? और लास्ट अपने होते हैं एसआरएस, फोर्थ वाले झूले पे देखो, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। देखो ये होती है नो एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहां पर हम सीए को ओपिनियन देने के लिए नहीं कह रहे, यहां पर हम सीए को ओपिनियन देने के लिए, हम सीए को कह रहे हैं यार हमारी सैलरी शीट बना दे। तो सीए तो ये वाले काम भी करता है। हम सीए को कह रहे हैं हमारे डेटर की ना लिस्ट बना दे, एजिंग शेड्यूल बना दे, डेटर का क्या बना दे, इस तरह के काम। तो यहां पर उसको ओपिनियन देना या कोई काम जो बोला वो कर देना है, या किसी बात का सच निकलवाना है। मान लेते हैं कैश में गड़बड़ आ रही है, तो कैश का गड़बड़ का भाई गड़बड़ क्यों आ रही है वो ढूंढ के दे दे। तो यहां पर वो ओपिनियन दे रहा, तो इसको कहते हैं, इसलिए लास्ट कौन सी होगी? रिलेटेड सर्विसेज क्या है? नो एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो लिखना जरा इसका नाम, इट इज नो एश्योरेंस एंगेजमेंट। यानी सीए ये वाले कामों में ओपिनियन देता है। देखो सीए कुछ ओपिनियन देने वाले काम करता है और कुछ नॉर्मल काम भी करता है। तो नॉर्मल काम के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जिनको हम कहते हैं क्या? एसआरएस, स्टैंडर्ड्स ऑन, ठीक है ना। इसलिए लिख दिया अपने नो एश्योरेंस एंगेजमेंट है ये, मतलब ऑडिटर में इसके ओपिनियन। एग्जांपल लिखना, पहला लिखना, हमने ऑडिटर को किसके लिए रखा है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। मतलब ऑडिटर और हम एक बात पर एग्री हुए हैं और वो बंदा ऑडिटर हमारा ये काम करके देगा। ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम सीए को कह रहे हैं हमारे को सिर्फ यही काम करके दे दे, इसको क्या कहते हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जैसे हमने उनको बोल दिया भाई हमारे अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, परचेजेस जो है उसके ऊपर कुछ काम करके दे दे, कुछ प्रोसीजर लगा कर दे दे। जैसे हमें सैलरी शीट बनाकर दे दे, हमारे डेटर का एजिंग शेड्यूल बनाकर दे दे, क्रेडिटर का एजिंग शेड्यूल बनाकर दे दे। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यार हमारी रिलेटेड पार्टी की लिस्ट बनाकर दे दे, सेल्स और प्रॉफिट जो हमारे को हर सेगमेंट में हो रहे हैं, हर बिजनेस में कितनी कितनी सेल हो रही है उसकी एक शीट बनाकर दे दे, समझ आ रहा है? या ओवरऑल शीट बनाकर दे दे। तो यहाँ पर हम उसका ओपिनियन तो मांग ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं भाई हमारे को काम करके दे दे, और वो काम करने के लिए सीए क्या है? रेडी। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, हम दोनों बैठकर एग्री करते हैं, कंपनी और सीए बैठकर एग्री करते हैं कि यार मुझे तो से ये काम कराना है, वो कहता है मैं कर दूंगा। तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर समझ आया? अच्छा और क्या हो सकती है? हम सीए को क्या कह रहे हैं? हम सीए को क्या कह रहे हैं? यार तू हमारी मैनेजमेंट में हमें हेल्प करियो। जब हमारी मैनेजमेंट क्या बना रही होगी? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रही होगी, तो उसमें यार हमारी हेल्प कर दियो कि अकाउंट्स बनने कैसे चाहिए। और इसको हम कहते हैं क्या? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। मतलब हमारे को हमारे अकाउंट्स कंपाइल करवा दियो यार, हमें अकाउंट्स बना तो रहे पर हमें डर लग रहा है पता नहीं हमारे अकाउंट सही बने हैं ना बने, तू साथ खड़ा हो जाएगा, बस बनवाता जाइयो, हमारे अकाउंट सही बन जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। लिखो जरा सेकंड, समझ आ रहा है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। नहीं, आप अगर इसमें इन्वॉल्व है फिर थोड़ा ना कर सकते। आपने लॉ पढ़ लिया है, प्रोहिबिटिव सर्विसेज थी सेक्शन 144 में, कि अगर आप कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो तो फिर आपको ऑडिटर, आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे एज एन ऑडिटर। याद आया आपको? देखो होता नहीं है, वो बताऊं क्या कह रहे हैं? आप अपने फ्रेंड से एक जगह क्या करवा लेते हैं? अकाउंट्स पर उसके साइन करवा लेते हैं, रिपोर्ट पर, ऑडिट रिपोर्ट पर अपने करा लेते हैं। तो दिखता क्या है कि दो बंदों ने करा आप नहीं होता है। वो छोटे क्लाइंट पे चल जाता है, बड़े क्लाइंट पे नहीं। ठीक है, समझ आ गया आपको बात? ठीक है ना। और इन्हें हम क्या कहते हैं? रिलेटेड सर्विसेज। और इनके लिए भी रूम रिजर्व है। ये देखो कौन से रूम रिजर्व है? 4000 से लेकर, देख लो, इनके लिए भी, एसआरएस के लिए भी रूम रिजर्व है।
4000 से लेकर कहां तक? 4699 तक। बोलो अगर समझ आ रहा हो तो आपको। समझ गए बात? और आज तक अभी अगर मैं आपसे पूछूं 2 ही इशू हुए हैं और ये रहे वो, बताओ कौन सा हो गया? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए हुआ है और 2 ही स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आपको कैसे परफॉर्म करना है और कंपाइलेशन एंगेजमेंट कैसे परफॉर्म करनी है। SRS 4400 और 4410। बोलो समझ आया आपको या नहीं आया? प्लीज बताने का। आगे ना। अच्छा दूसरी तरफ कौन लिखेंगे? फर्स्ट के अंदर तो 4 हो गए थे, फर्स्ट के अंदर तो 4 हो गए थे, ठीक है। अब सेकंड केस के अंदर आप क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आ जाओ, स्टैंडर्ड्स ऑन क्या? क्वालिटी कंट्रोल्स। लिखो जरा, ये सुनना, आपको ऐसे समझ आएगा। देखो आपने क्या सीखा? सीए जो है 4 तरह के काम करता है। सीए जो है कितने तरह के काम करता है? 4 तरह के काम करता है। आपने बताया ना कौन कौन से काम करता है? ऑडिट वाले, रिव्यू वाले, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स और नो एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब रिलेटेड सर्विसेज। और ये चारों काम सही ढंग से हो इसके लिए एक कॉमन बन रखे हैं, क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। बोलना पड़ेगा क्या? समझ आ रहा है आपको? यस और नो? तो लिखो जरा एसक्यूसी के बारे में, लिखो जरा। स्टैंडर्ड्स ऑन कहां पर? क्वालिटी कंट्रोल। मतलब हम ये चाहते हैं कि सीए कोई भी काम करे और वो कैसा करे? क्वालिटी से करे। तो लिखो जरा, लिखो, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ, it is applicable on all types of engagement, like it is applicable on all type of engagement like audit, review, other assurance and क्या? related services. इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब सीए कोई भी काम करेगा उसको क्वालिटी से करना है। तो बताओ क्वालिटी से कॉमन, सबके लिए कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स बना रखे हैं। हम पढ़ेंगे भी इसको, हम पढ़ेंगे भी, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है ना। तो बताओ बेटा, इसके लिए भी रूम रिजर्व है। कितने? ये देखो 1 से लेकर कहां तक? 99। 1 से लेकर कहां तक? 99। लेकिन आज तक सिर्फ एक ही इशू है, SQC1। आज तक सिर्फ कितने इशू हुए हैं? SQC1 को आज तक सिर्फ कौन इशू है? SQC1। बोलो जी बोलो, जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड ऑन SQC1 है क्या? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स आर अप्लाइड फॉर ऑल सर्विसेज कवर्ड बाय एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। मतलब सीए कोई भी काम करे उन सबको क्वालिटी से करने के लिए एक अलग से क्या तैयार कर दिए गए? स्टैंडर्ड्स। बोलो जी बोलो, अगर आपको बातें समझ आई हो तो बताओ। पक्का? अच्छा, अब एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2 पहला लिखना, वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड। ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। बच्चे कहेंगे ये कहाँ आएगा? यही आएगा। हमें स्टैंडर्ड्स क्यों बनाने चाहिए? जरूरत क्या है उसकी? वो चार्ट खत्म हो गया। अब चार्ट समझ आ गया आप सबको? बोलो। एश्योरेंस एंगेजमेंट समझ आ गया आपको? टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट समझ आ गई? स्टैंडर्ड्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर 4 तरह के स्टैंडर्ड्स, ऑडिट वाले हैं, रिव्यू वाले हैं, एश्योरेंस वाले हैं और रिलेटेड सर्विसेज वाले हैं।
ठीक है, समझ आया आपको पक्का वाला? अच्छा, अब सवाल उठा है हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्या है, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, आपके एग्जाम में आ जाएगा ये, मैं भी बताऊंगा। देखो, अगर हमें ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर चलना है तो हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। तो पहली जरूरत क्या है, ताकि हम क्या कर पाए, इस्टेब्लिश कर पाए बेंचमार्क एट पार विद, यहीं से मार्क कर लो आप, या एक वर्ड लिख लो, ग्लोबल प्रैक्टिसेस, बेंचमार्क विद एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ताकि हम क्या कर पाए, वर्ल्ड लेवल के साथ काम कर पाए, मतलब वर्ल्ड में हम पीछे ना दिखे। दूसरा बताओ बेटा, इसकी वजह से क्या होता है बताओ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ, अच्छा और क्या रहती है, यूनिफॉर्मिटी। इस स्टैंडर्ड्स की वजह से क्या रहती है, यूनिफॉर्मिटी। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? उसके अलावा स्टैंडर्ड बेसिकली हमारे सीए के लिए इक्विपमेंट है, इसके बेसिस पर हम बताओ अपना काम कर पाते हैं। और बताओ इससे क्या इंश्योर होता है कि भाई अगर स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो भैया क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी काम की। ये क्वेश्चन आएगा और आपको लगेगा भाई ये क्या पूछेंगे, जैसे आपको लगे ना भाई ये थोड़ा पूछेंगे, तो समझ जाना वही पूछेंगे। ये रूल है सीए का, आप देख लेना, जो क्वेश्चन आप छोड़कर जाओगे वो आपको कंपलसरी में दिखेगा। अगर आपका मन नहीं मानता तो एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है ना? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके मन में आए ना, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो भाई ये नहीं आएगा, उसी समय दूसरा थॉट ये आना चाहिए, भाई यही तो आएगा, क्योंकि सारे यही छोड़कर जा रहे होंगे और एग्जामिनर को पता है कोई करके नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। पूछ लो, कंपलसरी में पूछ लो, ताकि आधे वैसे ग्राउंड साफ हो जाए। हाँ वो तो उसी में आएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, क्या सीए को एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करना उसकी ड्यूटी है? तो जवाब क्या आता है, जी हाँ शैल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एमसीक्यू में, क्या ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? तो जवाब क्या आता है, मैंडेटरी है भाई, फॉलो करने ही करने हैं। बोलो समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? तो लिखो जरा, यहीं से मार्क कर लेते हैं। It is the duty of the professional accountant to see the standards are followed in engagement undertaken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountant. However, a situation may arise when a specific procedure as required in standard would be ineffective in particular engagement, and in such a case, he is required to document how alternative procedure perform achieve the purpose of the required procedure. देखो वैसे तो जो स्टैंडर्ड्स में चीजें लिखी हुई हैं वही हमें फॉलो करनी होती है, लेकिन कुछ क्लाइंट पर वो स्टैंडर्ड्स वाली चीजें फिट नहीं बैठ रही होती, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाना पड़ता है। तो जो अगर आप कुछ ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाते हो तो उसको आपको नोटिंग करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है और बताना है कि क्यों हमने स्टैंडर्ड वाला नहीं लगाया, ठीक है ना। और फर्दर आपकी रिपोर्ट में भी ये बात लिखनी चाहिए कि हमने इस क्लाइंट पर ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा, ठीक है ना। और सिर्फ लिख देने से ये काम नहीं बन जाएगा कि अब आपने अपनी प्रोफेशनल, अब आपको स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करने। वैसे तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, मतलब इसकी वजह से आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करने। लिख लो फटाफट से सामने वाली गली में, ड्यूटीज लिखो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। भैया सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो स्टैंडर्ड्स क्या करें, फॉलो करें। फुल स्टॉप, नेक्स्ट बुलेट। हाउएवर, ये लिखो, हाउएवर अ सिचुएशन मे अराइज व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड वुड बी इनइफेक्टिव इन पर्टिकुलर एंगेजमेंट। लेकिन कई बारी क्या होता है कि वो जो स्टैंडर्ड के द्वारा बताया गया प्रोसीजर है वो हम पर्टिकुलर क्लाइंट पर नहीं लगा पा रहे होते।
बातें लिख ली। तीसरा पॉइंट in that case professional accountant is required to document प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, मतलब ये सब बातें लिख कर रखनी पड़ेंगी। क्या क्या, दो झूले लटकाओ। इन दैट केस प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कुछ बातें लिख कर रखनी पड़ेंगी। दो झूले लटकाओ, क्या क्या बातें लिख कर रखनी पड़ेगी। पहला, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म। भाई हम स्टैंडर्ड्स की बातें यहां पर फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर हमने उसकी जगह कौन सा काम करा, ऑल्टरनेटिव कौन सा काम करा। ठीक है। और दूसरा रीजंस, दूसरा क्या लिखोगे, रीजंस फॉर डिपार्चर, हम स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं फॉलो कर पाए वो सब। ठीक है ना। प्लस ऑडिट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर, मतलब ये बात हम अपनी रिपोर्ट में भी डालेंगे, अगले में अगला पॉइंट बनेगा। फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ, मतलब पॉइंट नंबर 3 हो गया बेसिकली, ये 4, हाँ वो लिखो। फर्दर हिज रिपोर्ट शुड ऑल्सो ड्रॉ द अटेंशन ऑफ सच डिपार्चर। अच्छा मेरे को एक बार बताना, ये चैप्टर नंबर 1 मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया आपका। देखना कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, हो गया है ना। चलो एक बार फिर भी नज़र मार लेना घर में, अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप सबके पार्ट पर एक ड्यूटी है, चैप्टर नंबर 1 को अच्छे ढंग से लर्न कर लेना, ठीक है, पहली बात। और लर्न करने के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक में आपको ना जो लेटेस्ट क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं ना वो भी सॉल्व करने के लिए दूंगा, तो आप तैयारी करके रखो जीत की। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इस चैप्टर में कुछ रह गया होगा तो मैं कंप्लीट कर लूंगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से हो गया। ठीक है, ओके, बाय बाय।